ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम अकाउंटिंग सीखेंगे सेल और डिस्पोजल ऑफ एन एसेट की। मतलब अगर एक एसेट किसी वजह से सेल हो जाती है या किसी और रीजन से उसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है, मान लो उसको गवर्नमेंट टेक ओवर कर रही है या कोई एक्सीडेंट में वो एसेट खत्म हो गई और हमें उसका इंश्योरेंस मिल रहा है। सो अगर एसेट हमारी सेल हो गई या डिस्पोज ऑफ हो गई तो उस टाइम पर अकाउंटिंग क्या होगी, क्या वर्किंग करनी चाहिए हमें अपनी बुक्स में। सो इसके दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड जो आज हम पढ़ेंगे ये है विदाउट एसेट डिस्पोजल अकाउंट। मतलब हमें अकाउंटिंग करनी है बिना किसी और अकाउंट के। एसेट डिस्पोजल अकाउंट एक वन टाइम अकाउंट होता है जो हम ओपन करते हैं एसेट की सेल और डिस्पोजल को रिकॉर्ड करने के लिए, कि जब एसेट सेल होगी तो उसको इस अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट के थ्रू भी इसकी वर्किंग कर सकते हैं और उसके बिना भी कर सकते हैं। सो विदाउट एसेट डिस्पोजल अकाउंट। और दूसरा मेथड क्या है, विद एसेट डिस्पोजल अकाउंट। इसमें हम एक अकाउंट अलग से बनाते हैं और उसके थ्रू एंट्री की जाती है, उसके थ्रू अकाउंटिंग की जाती है। सो पहले हम सीखेंगे जब हम अकाउंट नहीं बना रहे हैं, मतलब जब एसेट का सेल ऑफ या डिस्पोजल हो गया तो उस टाइम पे कोई सेपरेट अकाउंट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है अकाउंटिंग कर रहे हैं हम, अकाउंटिंग फॉर सेल और डिस्पोजल इन एसेट अकाउंट इटसेल्फ। एसेट के अकाउंट में ही हम एंट्री कर रहे हैं। ठीक है। सो अब इसको समझने के लिए पहले आप ये समझिए कि हमारे पास जो एसेट अकाउंट है उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है। मतलब प्रेजेंटली हम एसेट अकाउंट में किस तरह की वर्किंग करते आ रहे हैं, क्योंकि जब हमें अपना प्रेजेंट एसेट अकाउंट क्लियर होगा तो हम सेल को उसके आगे समझ पाएंगे। सो फर्स्ट टाइप ऑफ मेथड हम क्या स्टडी कर रहे हैं, जिसमें सेल की वर्किंग की जाएगी एसेट अकाउंट के अंदर। जो एसेट अकाउंट हम बना रहे हैं उसी में इसकी वर्किंग करनी है, कोई नया अकाउंट नहीं खोलना। तो अब सेल से जस्ट पहले सोचो, अगर ये सेल नहीं हो रही है तो प्रेजेंट सिनेरियो क्या है। मतलब प्रेजेंटली हम एसेट अकाउंट में क्या कर रहे हैं। आप जो एसेट अकाउंट बनाते हो वो दो तरह से बना रहे होते हो। एक होता है विदाउट प्रोविजन, ठीक है ना। एक इस तरह से आप एसेट अकाउंट बना रहे होते हो और दूसरे तरीके में आप कैसे अकाउंट बना रहे होते हो, विद प्रोविजन। तो पहले हम जो अब तक हमने किया है ना उसको समझ लेंगे तो इसके आगे की वर्किंग आसान होगी। सो एक है प्रोविजन वाला मेथड, एक है प्रोविजन के बिना वाला मेथड। तो अगर आप प्रोविजन के बिना अकाउंट बना रहे हो तो आपके पास क्या है, जो आपकी एसेट अकाउंट है, जो भी फिक्स्ड एसेट है, मशीन अकाउंट हो गया, टैक्सी अकाउंट हो गया, प्लांट अकाउंट हो गया, तो इसमें जब जब आपने एसेट खरीदी आपने यहां डेबिट साइड में एंट्री की एसेट को खरीदने की, ठीक है ना। अगर परचेज की है, जो भी उस पर स्पेंडिंग की वो सब आ जाती है, कॉस्ट प्राइस। उसके बाद एवरी ईयर एट द एंड आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, ठीक है। डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो और एसेट्स को बैलेंस कर लेते हो। तो आपके पास हो सकता है एक एसेट हो, दो एसेट हो, तीन हो, कई एसेट्स हो सकती हैं। तो सारी वन बाय वन यहां पर हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं। कुछ नई एसेट खरीद ली तो एसेट का नेचर है डेबिट साइड में प्लस, जब भी कुछ बढ़ेगा डेबिट साइड में यहां आता है। तो कोई नई एसेट खरीदेंगे उसकी वर्किंग कर देंगे, फिर एंड में हम क्या कर देते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं और एसेट को बैलेंस कर देते हैं। ये अब तक हम करते आ रहे हैं, है ना, ये आपको पता है। अब नया क्या जुड़ गया है हमारे क्वेश्चन में कि हम किसी एसेट को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। तो अब मान लो ये हमारा ईयर ऑफ सेल है, ठीक है। यहां हमारे पास बैलेंस आ गया। हो सकता है ये मशीन एक का बैलेंस हो सकता है दो का बैलेंस हो, जितनी भी मशीन्स हैं सबके बैलेंस आ गए। तो अब जब आप सेल कर रहे हो ऑन द डेट ऑफ सेल, क्या होगा कि इस डेट को जो एसेट हमारे पास अब तक थी, मान लो M1 है, मशीन 1 हमने सेल कर दी, तो अब ये M1 हमारे बिजनेस में से निकल गई। जब आपने ये एसेट सेल की, मान लो ये हमारी M1 है, आपने सेल की, आपने ये वेंडर को, किसी परचेजर को दे दी कि ठीक है अब ये एसेट आपकी हुई, हमारे बिजनेस से चली गई। तो जब कोई एसेट हमारे बिजनेस में नहीं रही तो वो हमारी बुक्स में भी नहीं रहनी चाहिए। अब हम यहां पर मशीन 1 नहीं दिखा सकते क्योंकि वो तो जा चुकी है। तो अब सेल के टाइम पर हमें क्या एंट्री करनी होगी, इस तरह से एंट्री करनी है कि इस मशीन का जितना भी अमाउंट है ये सारा हमारी बुक्स में से निकल जाना चाहिए। अब हमारे पास जो
एसेट बचेगी वो बाकी की मशीन 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, बाकी सारी बचेंगी, लेकिन इसका जितना भी अमाउंट यहां पर है वो सारा खत्म हो जाना चाहिए। तो वो किस तरह से करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस एसेट को जितना टाइम हमने इसे यूज किया उतना डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर देते हैं। मतलब डेप्रिसिएशन फॉर पीरियड ऑफ यूज। जैसे आपने पिछले वीडियो में समझा था कि अगर ये एसेट हमारे पास 3 मंथ्स रही है तो 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो, 6 मंथ्स रही है 6 मंथ्स का चार्ज कर दो। तो इस एसेट में से इतना डेप्रिसिएशन निकल गया, ये इसकी वैल्यू है। मान लो ये 50,000 है तो हमें 50,000 खत्म करना है अपनी बुक्स में से। सो कुछ हिस्सा डेप्रिसिएशन के तौर पे निकल गया, बाकी इस एसेट की सेल हो गई। सो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट सेलिंग प्राइस आ गया, तो कुछ हिस्सा सेल के तौर पे निकल गया। अब अगर इस एसेट की सेल पर हमें लॉस हो रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस अगर कम है, तो क्या होगा? मान लो यहां ये 50,000 है तो ये टोटल यहां कम है, तो जो डिफरेंस है वो हो जाएगा लॉस ऑन सेल। वो यहीं पे कंपेयर कर लेंगे। लॉस ऑन सेल तो इसे हम कैसे लिख देंगे? बाय P&L अकाउंट या फिर बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट। ठीक है, तो ये लॉस को हम रिकॉर्ड कर देंगे। तो इससे क्या होगा? ये एसेट हमारी पूरी बुक्स में से खत्म हो जाएगी। अब ये हो सकता है कि लॉस नहीं है, हमारे पास प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट यहां पे रिकॉर्ड हो जाएगा। सो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सारे प्रॉफिट लॉसेस P&L अकाउंट में जाते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, तो इसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट भी कह सकते हैं। तो अगर प्रॉफिट आ रहा है तो वो डेबिट साइड से कटेगा, लॉस आ रहा है तो क्रेडिट साइड से कटेगा। ये हो जाएगा ऑन द डेट ऑफ सेल। तो 3 एंट्रीज होंगी, सेल की एंट्री, डेप्रिसिएशन की एंट्री, फिर प्रॉफिट या लॉस किसी एक चीज की एंट्री। इससे क्या होगा? ये अमाउंट हमारी बुक्स में से निकल जाएगा। अब बाकी बची मशीन 2 या कोई नई मशीन जो हमने खरीदी है, वो सारी हमारे पास है। तो एंड का हमारा प्रोसीजर वही रहने वाला है कि एट द एंड ऑफ द ईयर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। किस पर? रिमेनिंग एसेट्स पर। जितनी एसेट्स बच गई उनका डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे और उनका बैलेंस करेंगे। तो हमारा बैलेंस भी बाकी एसेट्स का बचेगा, इस एसेट का नहीं बचेगा, ये बुक्स में से निकल चुकी है। तो इसको खत्म कर देंगे। अब इसमें क्या है? प्रॉफिट और लॉस। कई बार क्या होता है, हम वर्किंग नोट बना रहे हैं या हम यहां पर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारा बेसिक एम क्या है कि इसका अमाउंट यहां से निकल जाए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो यहां पर ये है 1 लाख रुपीज, ठीक है। इसका इस पीरियड में मान लो यहां आपने इसे 6 मंथ्स यूज किया था, इसका डेप्रिसिएशन आया 15,000। इसका मतलब इस एसेट की वैल्यू कितनी बची? 1 लाख में से 15,000 डेप्रिसिएशन निकल गया तो 85,000 इसकी वैल्यू बचती है। सपोज आप इसको 80,000 पे सेल कर देते हो तो 1 लाख यहां पर है, यहां 95 अभी बुक्स में से बाहर अमाउंट गया है, तो 5 का लॉस बच जाएगा। भाई 85,000 की चीज है, 80 में बेच रहे हो, 5 का लॉस हो गया। तो इस तरह से क्या पूरा 1 लाख यहां से कट गया। मान लो आप इसको ज्यादा पे बेच रहे हो, 80 नहीं 90 पे बेचते हो। अब क्या होगा? एसेट की वैल्यू तो 85,000 थी, 1 लाख में से 15,000 डेप्रिसिएशन कट गया तो 85,000 वैल्यू बचती थी और आप इसे 90,000 पे बेच रहे हो। अब आपको 5 का फायदा है। ज्यादा सेल प्राइस होने का क्या हुआ कि क्रेडिट साइड में ज्यादा अमाउंट लिखा गया। इसकी वैल्यू 1 लाख है, क्रेडिट साइड में अब आपने ज्यादा लिख दिया क्योंकि ज्यादा पे सेल हो रही है, तो जितना एक्स्ट्रा है वो आपका प्रॉफिट है। तो इस तरह से आपका ये पूरा अमाउंट, प्रॉफिट यहां आ जाएगा तो ये पूरा अमाउंट आपका कट जाएगा। अब जो बचेगा वो होगा बाकी की मशीन्स की वैल्यू, तो उसकी एंट्री हम कर लेंगे। सो जर्नल एंट्रीज अगर हम इसकी सोचें तो जर्नल एंट्रीज क्या क्या होंगी? पहली होगी ऑन द डेट ऑफ सेल। जिस डेट को सेल हो रही है उस डेट को क्या क्या एंट्रीज होंगी? सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे फॉर द पीरियड ऑफ यूज, कि जितना टाइम हमने एसेट को यूज किया उसका डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करो। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। सो डेप्रिसिएशन आ गया, पूरा नहीं लेंगे, फॉर द पीरियड ऑफ यूज। सेकेंड चीज क्या है? अब आपको सेल प्राइस रिकॉर्ड करना है। अब सेल करो रिकॉर्ड। सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। सेल से भी एसेट कम होती है, डेप्रिसिएशन से भी एसेट की वैल्यू कम होती है, तो ये दोनों एसेट अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएंगी, यहां से एंट्री पकड़ सकते हैं। तीसरी चीज है प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। तो अगर लॉस ऑन सेल है तो हमारी एंट्री क्या होगी? P&L अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट।
क्योंकि लॉस से एसेट की वैल्यू गिर गई, सो एसेट क्रेडिट हो गई और P&L में लॉसेज आर ऑलवेज डेबिटेड, सो लॉस ऑन सेल। और अगर आपका प्रॉफिट है तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी फॉर प्रॉफिट। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको रिकॉर्ड करते हैं अगर हम एसेट में डायरेक्टली रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम विदाउट प्रोविजन अपना क्वेश्चन कर रहे हैं। सो इसमें ये रिकॉर्डिंग है। अब इसी चीज को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। टेकिंग सिंपल एग्जाम्पल, एक्स लिमिटेड परचेज्ड मशीन ऑन से 1 जुलाई 2018 फॉर 50,000 रुपीज। ओके, एंड पेड, मान लो जीएसटी भी है, पेड आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 12%। अब हमें सबको ध्यान रखना है कि आईजीएसटी का एसेट अकाउंट में कोई वर्किंग नहीं होती, इसको अलग पे करते हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री जरूर हो सकती है, आईजीएसटी पे कर दिया, आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लेकिन इसको एसेट अकाउंट में नहीं लिखते हैं। ठीक है, सो आपने 50,000 की एसेट खरीदी एंड पेड से 10,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, इसकी इंस्टॉलेशन पर आपने 10,000 पे किए। ठीक है, एक्स लिमिटेड चार्जेस डेप्रिसिएशन से एट द रेट ऑफ 20% WDV बेसिस। सो WDV रिटन डाउन वैल्यू मेथड पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो ऑन से 30th June 2020. It is sold for से 35,000 रुपीज। ओके, सो हमें प्रिपेयर क्या करना है, मशीन अकाउंट, क्योंकि हम अभी प्रोविजन के बिना कर रहे हैं तो सिंपल मशीन अकाउंट बना रहे हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, इसमें पहले एक टाइम लाइन पर लिख लेते हैं चीजें। ये जो 1 जुलाई 2018 है तो ये 18-19 ईयर में आ गया, मतलब 2018-19 जो ईयर है। अब तक आपको ये समझ आ जाना चाहिए, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। तो इस ईयर में हमने 1 जुलाई को ये मशीन खरीद ली फॉर 50,000। जीएसटी नहीं आता, लेकिन बाकी जो एक्सपेंसेस करते हैं वो आते हैं, तो एसेट की कॉस्ट हो गई 60,000। उसके बाद अगली ट्रांजैक्शन हमें डायरेक्टली 30th जून 2020 की दे रखी है। तो अब ईयर पे चलते हैं, ये 2018-19 था, नेक्स्ट ईयर हमारा क्या होगा 2019-20। ये 19 में खत्म हुआ तो 19 में ही नया साल शुरू हो जाएगा। जैसे 31 मार्च को खत्म हुआ तो 1 अप्रैल 2019 को ये शुरू हो गया और 31 मार्च 2020, पूरे 12 महीने बाद ये ईयर खत्म हो गया। तो जो सेल है वो क्या इसमें आ रही है, सेल आ रही है 30th जून को, मतलब मार्च के बाद। इसका मतलब एक और ईयर आएगा अभी। सो 2020-21 जो 1 अप्रैल 2020 को शुरू होगा, 31 मार्च 2021 तक जाना है। यहां बीच में हमने कहीं 30th जून 2020 को इसकी सेल कर दी 35,000 पे। तो हमारी ये एसेट हमारे पास कब तक रही, 1 जुलाई से ये खरीदी तो ये यहां से हमारे पास आ रही है, इस ईयर में पूरा रही और इस ईयर में जून में हमने इसे खत्म कर दिया, इसको सेल कर दिया। ठीक है, तो अब हमें सेल के टाइम की एंट्री करनी है, बट उससे पहले कैलकुलेशंस जरूरी हैं। तो 1 जुलाई 2018 को इसकी कॉस्ट प्राइस है 60,000। तो अब पहला ईयर 2018-19, तो डेप्रिसिएशन कितना है, 20% से पर एनम है WDV। तो 20% पर एनम का मतलब ये पूरे साल का है। तो क्या ये एसेट पूरा साल रही, पूरा ईयर रही? नहीं, अप्रैल से मार्च का ईयर था, ये तो जुलाई में खरीदी थी। तो कितने मंथ्स रही हमारे पास, 9 मंथ्स। ठीक है, तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 9,000 रुपीज। ठीक है, सो 9,000 डेप्रिसिएशन, मतलब इसकी वैल्यू, बुक वैल्यू कितनी बच गई, 31 मार्च 2019, ये ईयर जब खत्म होगा 31 मार्च 2019 को इसकी ये वैल्यू है। नेक्स्ट ईयर कुछ नहीं हुआ, मतलब हमें सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। 2019-20 में कुछ नहीं किया, डेप्रिसिएशन चार्ज करो 20%। वो कह रहा है WDV, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू। तो यहां पर जो रिटर्न डाउन वैल्यू है इसका डेप्रिसिएशन आएगा।
कॉस्ट कहते हैं या स्ट्रेट लाइन कहते हैं तो 60 पर डेप्रिसिएशन आता। रिड्यूसिंग बैलेंस में जो बैलेंस कम हो गया, जो रिटर्न डाउन वैल्यू है, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो कितना डेप्रिसिएशन आ जाएगा? 10,200। सो इसकी बुक वैल्यू इस ईयर के एंड में 31 मार्च 2020 को बुक वैल्यू बच गई 40,800। अब अगला साल शुरू हुआ 2021। इस ईयर में आपने इसे जून में सेल किया, जून खत्म होने पे, तो कितने मंथ्स हमारे पास रही? ये रही 3 मंथ्स, ठीक है ना। तो अब हमें 30 जून 2020 को क्या वर्किंग करनी होगी? सबसे पहले इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करो 3 महीने के लिए जब आपने इसे यूज किए। सो 20% ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। अब कितना आ जाएगा आपके पास? 2040। तो 38,760 इसकी बुक वैल्यू आ गई ऑन 30 जून 2020। मतलब जब इसकी सेल कर रहे हो 3 महीने बाद, इस ईयर के, मतलब ये ईयर जब शुरू हुआ अप्रैल में, उसके 3 महीने बाद इसकी बुक वैल्यू इतनी बची। इसको सेल कर दिया 35,000 पे, तो इस पर हमें लॉस हो गया। कम पे बिक रही है ना, वैल्यू से कम पे है। सो 3,760 इसका लॉस ऑन सेल हो गया, ठीक है। तो अब ये अकाउंट में किस तरह से जाएगा? जो शुरू के 2 ईयर्स हैं वो हमें आते हैं, हम मशीन अकाउंट उसी तरह से बनाते हैं कि हमें एसेट की परचेज की, डेप्रिसिएशन चार्ज किया और बैलेंस कर दिया। सो उसी तरह से ये आपके तीनों जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर है वो तो ऐसे ही चलेगा। लास्ट में आके हमें जब सेल की एंट्री करनी है ना, वहां पर हमें ध्यान रखना है कि हमें 3 ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी होती हैं: डेप्रिसिएशन, सेल, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। सो डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फॉलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फॉलियो, अमाउंट। तो सबसे पहले क्या हुआ? 1 जुलाई 2018 को आपने इसे खरीदा। बैंक अकाउंट 60,000, एंड में डेप्रिसिएशन दिया 31 मार्च 19 में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 9,000, और बैलेंस कर दिया। क्योंकि हमने कैलकुलेशन पहले निकाल ली है तो हमारे वैल्यू सीधे सीधे लिखी जाएंगी, अकाउंट में ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट आपका 1 अप्रैल को ईयर शुरू हुआ और बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया 51,000। इस ईयर में क्योंकि कोई ट्रांजैक्शन नहीं की, ना खरीदा ना बेचा, सो एंड में आके आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया। कितना? 10,200, और आपका बैलेंस आ जाएगा 40,800, ठीक है ना। उसके बाद 1/4/20 को ये एसेट हमारी बुक्स में है 40,800 पर। अब इस ईयर में क्या हो रहा है? आप इसे सेल कर रहे हो। सेल पे 3 चीजें रिकॉर्ड होती हैं। नंबर 1, इसका डेप्रिसिएशन। सो क्योंकि हम 30 जून को इसको सेल कर रहे हैं, सो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 2040। पहली चीज डेप्रिसिएशन। दूसरी चीज सेल प्राइस, कितने में सेल कर रहे हो? 35,000 में। सेल में भी जीएसटी हो सकता है, हम जीएसटी ले रहे हैं सेल पर, बट जीएसटी की एंट्री नहीं होती है, जीएसटी अलग लिखा जाता है। आउटपुट जीएसटी, जब सेल होती है तो आउटपुट, परचेज होती है तो इनपुट। बाकी हमारे पास लॉस आ गया तो हम लिख देंगे बाय P&L अकाउंट, या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट, ठीक है ना, 3760। तो क्या हो गया? जब ये एसेट हमारी सेल हो गई तो हमारी बुक्स में भी इसका टोटल अमाउंट कट जाएगा। तो अब अगर आप बैलेंस भी करना चाहोगे तो आपके पास कोई बैलेंस नहीं बचेगा। तो जो एसेट हमारी बुक्स में से, मतलब बिजनेस में से निकल जाती है, बुक्स में से भी निकाल देते हैं। सो अगर आपने कोई और एसेट खरीदी होती, मशीन 2, मशीन 3, उनके बैलेंस आते हैं, बट इसका सारा अमाउंट आपका कट जाएगा। अगर आप ज्यादा पे बेचते हो तो प्रॉफिट है, तो यहां उस केस में क्रेडिट साइड ज्यादा हो जाती है क्योंकि सेल प्राइस ज्यादा है, तो प्रॉफिट यहां रिकॉर्ड होता है डेबिट साइड में टू P&L अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल। लॉस है तो अलग से, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. So stay learning and practicing. Thank you.